हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जतिन वर्मा's IAS अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए एक बार। ओके, ठीक है। सो गाइस, ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो आज का सेशन होने वाला है हमारा, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ओके, द सेशन इज अ कंटिन्यूएशन of the geomorphology series that we have started। जो geomorphology की सीरीज है उसका ही ये कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने लिए जो देखनी है, जो समझनी है बेहतर तरीके से, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो जियोमॉर्फोलॉजी, लाइक आई सेड, दिस इज पार्ट 7। ओके, पार्ट 7 हम लोग देख रहे हैं। अभी तक में हम लोगों ने सभी के जो आपके इम्पोर्टेंट रॉक्स हैं, ओके, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सभी जो टाइप के रॉक्स हैं, ये सभी टाइप के रॉक्स हम लोगों ने देख लिए। साथ ही साथ वी हैव ऑलरेडी सीन द रॉक साइकिल पैटर्न। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जतिन वर्मा's IAS अकेडमी द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, एंड दैट इनिशिएटिव इज द लास्ट मिनट रेस्क्यू मिशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन डेट है वो पोस्टपोन हो गई है 10 अक्टूबर तक के लिए। साथ ही साथ यूपीपीसीएस का भी जो पेपर है वो भी पोस्टपोन हो गया है। ओके, अब इस पीरियड में ये जो वेट करने का, क्योंकि आपकी एक तैयारी है, आपने अपने आप को एक तरीके से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो वो तैयारी इस जो ड्यूरेशन जो आपको एक्सटेंडेड ड्यूरेशन मिली है, उस ड्यूरेशन में कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़े से रिलक्टेंट हो जाएं। उस चीज से बचाने के लिए हम लोग आपके लिए लाए हैं ये लास्ट मिनट रेस्क्यू मिशन। यहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स का पूरा प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा। ओके, विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेस्ट सीरीज। और उसके साथ एक चीज और आपको यहाँ पे देखने वाली जो है कि द प्लान इज वेरी अफोर्डेबल, इट इज वेरी इकोनॉमिकल, ओनली 6,900 रुपीज, ठीक है। इसमें आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप मेरा रेफरल कोड श्रीकांत 007 अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट मेनी अदर बेनिफिट्स। सो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी रिलक्टेंट नहीं होना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस प्रोग्राम में एनरोल करवाएं। ओके, रेगुलरली यहाँ पे आपकी क्लासेस होगी, 2 आवर्स की क्लासेस आपकी होंगी, और आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, एवरी सब्जेक्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो मेरा आपसे ये कहना है कि भाई जरूर से जरूर आप अपने आप को इसके लिए एनरोल करवाइए, बिकॉज इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू गाइस, ठीक है। चलिए, so guys, let's start with our session today, geomorphology part 7, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है। अर्थ मूवमेंट्स, द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक प्रोसेस। ओके, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। Let's wait for one more minute. Let's
वेट फॉर सम मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन, उसके बाद फिर हम लोग इसको रिज्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब जो आज हमारा जो सेशन होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके अब ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोग दो चीजें देखेंगे। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थ मूवमेंट, एंड द सेकंड थिंग व्हिच वी विल बी सीइंग इज द लैंडफॉर्म्स। ओके, अब देखिए भाई, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो बेटा पृथ्वी की सरफेस पर बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, हिल्स, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स भी हैं। अब आप एक चीज ये समझिए कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं आपके, दीज लैंडफॉर्म्स, ओके, ये लैंडफॉर्म्स आपके ना ही स्टैटिक है ना ही स्टेबल। neither they are static nor they are stable, but they are dynamic in nature and they are ever changing. They are dynamic in nature and they are ever changing. Okay, अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर आज हम लोग हिमालय देखते हैं, टुडे वेयर वी सी हिमालयस, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट यूज टू बी टेथिस सी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट यूज टू बी टेथिस सी। अब आप एक चीज ये समझिए कि भाई जो अर्थ की जियोलॉजी है, जो ये हम लोगों को जो एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग। और जब ये बदलाव होते हैं तो देयर मस्ट बी सम रीजन, देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर सच चेंजेस, कि अगर ये बदलाव हो रहे हैं तो ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, what are the factors because of which these things happen. So what you can say is the factors which affect earth crust, factors that affect earth crust, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ क्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक और इंटरनल फोर्सेस। नंबर 2, एक्सोजेनेटिक और the external forces. That means the forces which work from inside, okay, they are called as the endogenic forces, whereas the forces which work from outside, they are known as the exogenic forces. ठीक है,
ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को आप एक बार समझ लो। द फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द earth are a continuous process which is due to the continuous influence of external and internal forces. Like I said here, that the formation, the changes that we are seeing on the landforms which are present on the surface of earth, it is a continuous process, and it is due to the influence of two types of forces, the external and the internal forces. The internal and the external forces causing stresses and chemical action on earth material and bringing about changes in the configuration of the surface of earth are known as geomorphic process. See, geo, that is earth, morphic refers to change in shape. So the process which actually brings about the change of various structure, various landforms on the surface of the earth, it is known as geomorphic process. Okay. Now, like I said, endogenetic, exogenetic. Now you do not have to confuse yourself. Okay. Endogenetic or endogenic, exogenetic or exogenic. Both will mean the same. Okay, guys, just 1 second. Just wait. Okay. Okay. So, right, let's talk about the endogenetic and the exogenetic processes. What exactly are they? Endo, as the name refers, inside. So, the endogenetic forces are the forces generated inside the interior of the earth, generated inside the interior of the earth. Okay, mountain, plateau, plains, the mountains, plateaus, plains, all are formed all are formed under influence of endogenetic forces. Endogenetic forces, right? Okay. Now, what exactly is the role other than this? They are also responsible. If I speak about the endogenic forces or the endogenetic forces, they are also responsible for the occurrence of why these volcanoes, why these earthquakes takes place. Okay, so they are responsible for occurrence of earthquakes and volcanoes as well. Okay.
So the powerful internal forces operating within. Okay, now these forces that we can see here, these powerful internal forces operating, powerful internal forces operating from within this crust, operating within the crust, are called as earth movements. Earth movements, right? These ideas, they are known as what? They are known as earth movement, both slow and sudden. Many areas they might rise and many areas might subside. Okay, many areas might rise, many areas might subside due to the action of these forces. Okay, now many changes have taken place because of the endogenetic forces. Okay, many changes on the earth, they have happened because of the endogenetic forces. Now, like I am saying, say Gondwana land, it started breaking almost like 120 million years ago. Almost 120 million years ago. Now, what exactly is the present situation? This is a result of these movements that have taken place in the past. Okay. Now, if I'm speaking about the endogenetic forces, if I'm speaking about the endogenetic process, there are many evidences which can be seen, Okay. Like, for example, due to the changes that have occurred in the past, uh, there was this finding, discovery of remains of around 9,500 years old civilization was found in the Gulf of Khambat, in the Gulf of Khambat. Okay, so this entire thing got submerged under the water. That means what we can say is that there was a point of time when this civilization was absolutely living. It was present on land, but several changes on the land, they actually resulted into what? They actually resulted into the subsiding of this particular area. Similarly, okay, similarly, there is a submergence of a forest. There is a submergence of a forest in the Mumbai harbor. In the Mumbai harbor. Okay, like so, these things, they have actually taken place. These things, they actually have been there. So you cannot deny that the endogenic process is not present or there is no such process. No, the process are very much present and they are happening. Now we have to see this thing. Okay, see, the endogenic forces are those internal forces which derive their strength from the Earth's interior and play a crucial role in shaping the Earth's crust. Example, the mountain building force, the continent building force, earthquakes, volcanisms. The endogenic forces are mainly land building forces. The energy emanating
from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic process. That's exactly what I said. The energy which is coming from within, okay, the energy which is coming from within the earth. Okay, the energy which is coming from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic process. This energy is mostly generated by radioactivity, rotational, tidal friction, and primordial heat from the origin of the earth. See, when I speak about energy, where exactly is the source of this energy? From where exactly is this energy coming? So it has been said that this energy is primarily coming from the radioactivity processes that are taking place. Radioactivity process taking place. The rotational energy, the primordial, the initial heat, okay, the initial heat, primordial. So these are the reasons, or these are the places from where the energy for these endogenic processes is being obtained. Now let's talk about the exogenic processes. Exogenic forces are those forces which derive their strength from Earth's exterior or are originated within the Earth's atmosphere. That means the forces which are present on Earth's exterior, that means on the outer side of Earth, okay, that is on the surface. The application of those forces on the surface, or the forces which have originated within the Earth's atmosphere, okay. Example of forces like the winds, the waves, water, etc. Okay, yeah, all these processes. And one more thing, one very important exogenic process, like it's a sum total of three, but a very important exogenic process is weathering, that is the change, erosion, that is the transportation, and the last one is deposition. Okay, so the exogenic forces are mainly land bearing forces. Exogenic forces can take the form of weathering, erosion, and deposition. Weathering is the breaking of rocks on the Earth's surface by different agents like rivers, winds, sea waves, and glaciers. Erosion is the carrying of broken rocks from one place to another by natural agents like wind, water, and glaciers. And when this transportation takes place, तो कहीं ना कहीं तो भाई ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो जाकर के डिपॉजिट होता होगा ना, कहीं तो फाइनली पहुंचता होगा। तो फाइनली, ओ सॉरी, तो ये जो फाइनली ये जो पहुंचता होगा जगह, कहां पर होगा ये? ओके, इसको हम लोग बोल रहे हैं, वो होता है आपका प्रोसेस, कौन सा? वो प्रोसेस हो जाता है आपका डेपोजिशन का। ठीक है, ओके, ठीक है। The actions of exogenic forces result in a wearing down, that is a degradation of relief or elevation, and filling up, aggradation of
basins, depressions on the Earth's surface. The phenomena of wearing down of relief variations of the surface of Earth through erosion is known as gradation, right? So the process of degradation and the process of aggradation. डिग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ब्रेकिंग अप या फिर बियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ। वहीं एग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्रेडेशन का मतलब हो जाएगा फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स या डिप्रेशन, मतलब जो डिप्रेशंस हैं अर्थ पे। जैसे हम लोग बोलते हैं आज जो हम लोग नॉर्दर्न इंडियन प्लेन देखते हैं, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन खासतौर से जो गैंजेटिक प्लेन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो गैंजेटिक प्लेन है आपका, ये क्या था? Now this Gangetic plain was nothing but a depression. लेकिन धीरे 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 with all the sediments brought by the rivers, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एक aggradational plain. It ended up being an aggradational plain. Okay? चलिए अब यहाँ पर ये हम लोगों के लिए जो अर्थ मूवमेंट्स हैं, ये आप लोगों के लिए एक तरीके से बनाया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है? अर्थ मूवमेंट्स का क्लासिफिकेशन, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। अब एंडोजेनेटिक के भी आपको दो फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। एक होता है डायस्ट्रोफिज्म और दूसरा होता है सडन मूवमेंट्स। जब मैं डायस्ट्रोफिज्म की बात करता हूं तो डायस्ट्रोफिज्म में भी दो टाइप्स आपको मिलेंगे। पहला है एपिलोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, और दूसरा है ओरोजेनिक या फिर माउंटेन बिल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब एपिलोजेनिक या फिर कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में भी हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, एक होती है अपवर्ड और एक होती है डाउनवर्ड। वहीं माउंटेन बिल्डिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो माउंटेन बिल्डिंग में भी हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, एक होती है टेंशन, एक होती है कंप्रेशन। अब टेंशन में भी हम लोग अगर देखते हैं तो टेंशन का भी जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरीके से किया है कि टेंशन में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रैकिंग, एक होती है क्रैकिंग और दूसरी होती है फॉल्टिंग। वहीं अगर हम लोग कंप्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्रेशन में भी हम लोग देखते हैं दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास वार्पिंग, एक होता है फोल्डिंग। एक होता है वार्पिंग, एक होता है फोल्डिंग, ठीक? तो ये यहाँ पर कुछ आपको ऐसे दिखाई देता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं फर्दर, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास इसकी डायस्ट्रोफिज्म की। फिर आते हैं हमारे पास सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स पहला होता है अर्थक्वेक, दूसरा होता है हमारे पास वोल्केनोस, राइट? ठीक है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करते हैं। एक्सोजेनेटिक में हमारे पास वेदरिंग, इरोजन। वेदरिंग भी कितने तरीके से जो एजेंट्स होते हैं अलग अलग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इरोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इरोजन कैन बी आइस, रिवर वाटर, सी, विंड या फिर अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है? तो भाई ये तो बात हो गई आपका जो अर्थ मूवमेंट्स हैं कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब इसका जरा डिटेल्ड एनालिसिस जो है उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे जरा एंडोजेनिक प्रोसेस की।
अब एंडोजेनिक प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, एंडोजेनिक प्रोसेस में दो टाइप्स होते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्लो मूवमेंट्स, दैट इज डायस्ट्रोफिक. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सडन मूवमेंट्स, व्हिच इज वोल्केनोस या फिर earthquakes. Slow movements cause changes very gradually, which might not be visible during a human lifetime. मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं, आज भी हम लोग बोलते हैं, the continents are shifting away, the continents are drifting apart from each other. Now when the continents are drifting apart from each other, हम लोग क्या इसको देख सकते हैं? ह्यूमन लाइफ में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. मतलब द स्लो मूवमेंट्स, द डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, ओके, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, माउंटेन बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब लगातार एकदम हमारे सामने हो रही है. ये इतने स्लो होते हैं कि एक पूरी लाइफ टाइम भी जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप ये पता लगा सके कि भैया डिड द चेंज रियली हैपन. एंड दीज थिंग्स हैव बीन चेंजिंग सिंस वेरी लॉन्ग, सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ. ओके, सो अब यहां पर हम लोग जो है वो बात करते हैं स्लो मूवमेंट्स की. और स्लो मूवमेंट्स में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे डायस्ट्रोफिज्म. ओके, सो डायस्ट्रोफिज्म. अब जब मैं डायस्ट्रोफिज्म आपको बोलता हूं तो डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या है? ठीक है, द फोर्सेस व्हिच हैव डिस्टर्ब, इसको डिटेल में समझते हैं. डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है द फोर्सेस व्हिच हैव disturbed or deformed the earth's crust. मतलब वो सभी फोर्सेस जिन्होंने अर्थ क्रस्ट को डिस्टर्ब किया है या डिफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग फोल्डिंग, इंक्लूडिंग द प्रोसेसेस लाइक फोल्डिंग, faulting, uplift, depression, etc. इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. और ये डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो प्रोसेस को अंजाम देती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायस्ट्रोफिज्म. डायस्ट्रोफिज्म. ये फोर्सेस इतनी धीमे तरीके से, द फोर्सेस एक्ट स्लोली, वेरी स्लोली. ओके, द फोर्सेस एक्ट वेरी स्लोली. दीज फोर्सेस act very slowly these forces act very slowly and their effect is visible after thousands of years. After thousands of years. ओके, इसी वजह से इन डायस्ट्रोफिक या डायस्ट्रोफिज्म को हम लोग स्लो और सेक्युलर मूवमेंट्स भी बोलते हैं. स्लो और सेक्युलर मूवमेंट्स. इन्हीं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया जो इंडिया के जो सी बीचेस हैं, द रेज्ड सी बीचेस अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टू अ हाइट ऑफ 15 to 30 meters अबव सी लेवल, वो ये देखते हैं यहाँ पे इसी की वजह से हो रहा है. ओके, द राइज एंड fall of sea level due to retreat and advance of glacier brings about the worldwide changes. Okay,
यहां पर आप एक चीज ये समझिए, अब क्योंकि सी लेवल के रेफरेंस की बात हो रही है, जमीन और समुद्र के रेफरेंस में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसा ये समझ लीजिए कि भाई द सिचुएशन वेयर द लैंड इज एडवांसिंग अगेंस्ट सी, व्हेन द लैंड एडवांसेस against sea, when the land advances against the sea, the movement is called as what? The movement is called as a negative movement. वहीं the sea, when the sea advances against the land, when the sea advances against the land, such a movement is called as positive movement. ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, the land advancing against sea is called as negative movement, whereas the sea advancing on land is known as positive movement. Okay, अब ये जो डायस्ट्रोफिज्म है, इसको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में बांट करके रखा हुआ है. Now this diastrophism, it has been characterized into two different categories. दो कैटेगरीज में है. कौन कौन सी दो कैटेगरीज? नंबर वन, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहला है हमारे पास एपेरोजेनिक, और दूसरा है हमारे पास ओरोजेनिक. एपेरोजेनिक को हम लोग वर्टिकल फोर्स भी कहते हैं, और ओरोजेनिक को हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स. इसका एक और नाम होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, और इसका माउंटेन बिल्डिंग. ओके, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग, राइट. अब क्या है, कैसे है एपिरोजेनिक में, किस तरीके से फोर्सेस अप्लाई करती हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो लेट्स कम टू एपिरोजेनिक. ओके, ये हो गया एपिरोजेनिक आपका, राइट. अब ये जो वर्ड है एपिरोजेनेटिक या एपिरोजेनिक, इसको कहां से निकाला है? इसको निकाला है एक ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड कौन सा है? एपिरोस. एपिरोस, ठीक है. एपिरोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? एपिरोस का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, राइट. अब यहां पर अगर हम लोग एपिरोजेनिक का मतलब समझें, तो अब ये जो कॉन्टिनेंट है, जमीन का जो हिस्सा है, या तो ये अपवर्ड राइज करेगा, या तो ये डाउनवर्ड सिंक करेगा, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस अप्लाइड, दो तरीके की एपिरोजेनेटिक फोर्सेस या एपिरोजेनिक फोर्सेस होती है. पहली होती है एपिरोजेनिक अपवर्ड फोर्स. एपिरोजेनिक अपवर्ड फोर्स, यहां पे क्या होता है? अपवर्ड, नाम अपने आप सजेस्ट कर रहा है. अ पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट in relation to its surrounding under these forces. Okay, a part of earth crust, मतलब जो अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा, अर्थ क्रस्ट का हिस्सा जो अपनी सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठता है, मतलब आसपास के सराउंडिंग एरियाज एज इट इज हैं, बट ये पर्टिकुलर एरिया बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड ये ऊपर उठता है because of the impact of these forces, upward forces. तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अपलिफ्ट.
दूसरा आता है आपके पास द डाउनवर्ड फोर्स। द डाउनवर्ड फोर्स, यहां पे क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इट सिंक्स और इट सबसाइड्स, या तो नीचे चला जाता है अपने सराउंडिंग एरियाज के कंपैरिजन में, ओके, या दबने लगता है, या तो सिंक या तो सबसाइड्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड फोर्सेस। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसिडेंस। ओके, so continent building, upward forces is uplift, downward forces with reference is subsidence, ठीक है, ओके, राइट। तो ये बात हो गई कहानी यहां पर। इसके बाद यहां पर आप एक चीज ये समझिए कि भाई द एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल दे बिल्ड अप कॉन्टिनेंट्स, ओके, कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, राइट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है द ओरोजेनेटिक या ओरोजेनिक, द ओरोजेनिक या फिर हॉरिजॉन्टल। अब ये भी जो ओरोजेनिक है, ये जो वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है ओरोग, और ओरोग का मतलब होता है पहाड़ यानी कि माउंटेन, ओके। So they are the mountain building forces acting in the horizontal direction. Mountain building forces acting in horizontal direction. Okay, mountain building forces acting in horizontal direction. ठीक है, दो तरीके की होती हैं। पहला कंप्रेशन, नंबर वन is compression. It is a force which pushes against a body from opposite side. मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ऑपोजिट साइड से पुश करती है। कंप्रेस करना बोलते हैं ना, मतलब जैसे ये देखिए ये, ओके, कंप्रेस करना ऐसे, ये है आपका, और ये मान लीजिए ये फोर्स है, ये क्या कर रही है, ये कंप्रेस कर रही है इसको, ऑपोजिट साइड से आकर के इसको कंप्रेस कर रही है, ठीक है। The rock change their state when compressed or squeezed. जो rocks होते हैं वो अपना state जो है वो बदल लेते हैं जब उनमें compression या squeeze होता है, ठीक है। और इन्हीं forces की वजह से, because of the compression forces, जो folding होती है of the rock strata takes place. दूसरा tension, second one is tension. It is a pulling force. ये क्या कर रही थी, ये पुश कर रही थी। टेंशन क्या करती है, वो पुल करती है। So tension is a pulling force. The rocks are pulled apart, मतलब जो rocks है वो pulled apart, वो एक दूसरे से अलग किए जाते हैं by the tensional forces from within the earth, ठीक है, from within the earth। और ये जो forces हैं टेंशन वाली pulling forces, they are responsible for the faulting। जो faults create होती है ना, दरारें जो क्रिएट होती है, faulting in the earth crust, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ओके, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ये फोल्डिंग क्या होती है, फोल्डिंग फॉल्टिंग क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोल्डिंग किसमें अपीयर की जाती है, फोल्डिंग होती है जब कंप्रेशन होता है, जब फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगती है। तो फोल्डिंग में ये होता है द बेंडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स, द बेंडिंग
of horizontal layers of rocks. The bending of horizontal layers of rock is called as folding. Okay, ये क्या होते हैं? फोल्डिंग की वजह से क्या होगा? फोल्डिंग की वजह से रॉक में टिल्ट आपको देखने को मिल सकता है, टिल्टिंग ऑफ रॉक यू कैन सी, या रैपिंग, मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर या नीचे आ गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोल्डिंग इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन. इट हैपेंस व्हेन टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस acts toward two horizontal forces act towards a common point. मतलब दो horizontal forces acting toward a common point, acting toward a common point, acting toward a common point from opposite direction, from opposite direction. ओके, ये एक पॉइंट है, यहां से भी एक फोर्स है, यहां से भी एक फोर्स है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग टेक्स प्लेस हियर, ठीक है. द फिनोमेना, द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग टेक्स प्लेस, राइट. तो ठीक है, आप ऐसे समझो, लाइक waves on the surface of water. Okay, like waves on the surface of water. आप ऐसा समझिए सिंपल सा, ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ है, ठीक है. कंप्रेशन क्या हो रहा है? यहां से भी लग रहा है, यहां से आपने लगाया कंप्रेशन, यहां से भी कंप्रेशन लग रहा है. अब होगा क्या? ये कंप्रेसिव फोर्स यहां से भी लग रही है, कंप्रेसिव फोर्स यहां से भी लग रही है, तो इनमें फोल्डिंग होना शुरुआत होगी, ठीक है. ये जो दो हिस्से हैं ना, ये वाला, ये these two, they are called as limbs. ये जो अपवर्ड पैटर्न यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन. और ये जो डाउनवर्ड, ये जो बीच वाला, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन. ओके, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन. ये और ये क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम लिम्ब्स, ठीक है. अगेन ये बन जाएगा आपका एंटीक्लाइन, ये बन जाएगा आपका सिंक्लाइन, ठीक है ना. ये चीज क्रेस्ट और ट्रफ की. ओके, सिंपल फोल्ड्स हैविंग टू लिम्ब्स. ओके, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये बन जाता है एंटीक्लाइन, ठीक है. और सिंक्लाइन बन जाता है जब ये, आप देखिए, सिंक्लाइन बन जाता है जब ये वाली सिचुएशन आती है आपके पास. ओके, अप फोल्ड्स को आप ध्यान रखिएगा एंटीक्लाइन, डाउन फोल्ड्स को आप लोग ध्यान रखिएगा सिंक्लाइन. अब ये जो फोल्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना, फोल्ड्स भी होते हैं. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फोल्ड्स, सो टाइप ऑफ फोल्ड्स आपको मिलेंगे. टाइप ऑफ फोल्ड्स depending upon the intensity of compressional force, depending upon the intensity of compressional force, कंप्रेशनल फोर्स की इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई रॉक स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग टाइप के हम लोगों को फोल्ड्स दिखाता है. मेजरली जो हमको दिखते हैं वो नंबर 1, पहला वाला कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिकल फोल्ड. सिमेट्रिकल फोल्ड्स, ठीक है. सिमेट्रिकल फोल्ड्स, सिमेट्रिकल फोल्ड्स का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल फोल्ड्स का मतलब, जैसे आप ऐसा समझिए, ये मैंने आपको बताया, ये माउंटेन का एक लिम्ब है, ये माउंटेन का दूसरा लिम्ब है.
जब both the limbs of a fold, ये एक लिम्ब हो गया, this is one limb, this is second limb. When both the limbs of a fold are equally bent and they are inclined at almost equal angle to the horizontal. Okay, आप इसको समझिए. When both limbs of a fold, when both limbs of a fold are equally bent, जब बराबर से, ओके, बराबर लाइक दिस, बराबर से बेंट होते हैं, साथ ही साथ इनका जो इंक्लिनेशन है ये एकदम इक्वल एंगल्स पर इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो फोल्ड बन रहा है वो बन रहा है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड. दूसरी आपके पास कंडीशन आती है, द सेकंड वन इज एसिमेट्रिकल फोल्ड. एसिमेट्रिकल फोल्ड. अब एसिमेट्रिकल फोल्ड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जहां पर एक लिंब जो है, एक लिंब वो आपका थोड़ा सा, मतलब कुछ ऐसा, मतलब आप ऐसे समझिए, ये एक ऐसा हो गया, ये. अब ये वाला लिम्ब आप देख रहे हो कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा पुश्ड है, और ये वाला कंपैरेटिवली दोनों जो लिम्ब्स हैं दे आर नॉट एट इक्वल एंगल्स. ओके, सो यहां पर आप लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ फोल्ड इज फॉर्म्ड व्हेन one limb of the fold, when one limb of the fold is pushed too far, so that one side of the fold is long and gradual. One side of the fold is long and gradual in slope, whereas the other one is short and steep. ठीक है. तीसरा, monoclinal fold. Monoclinal fold. When the compressional forces act in such a way, okay, जब compressional forces कुछ इस तरीके से काम करती हैं, that one limb of the fold is vertical. okay, मतलब आप ऐसा समझ लो, ये जो भी चेंज हो रहा है वो इस लिम्ब में ही केवल हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला एकदम एज इट इज. ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो, व्हेन द कंप्रेशनल फोर्सेस act in such a way, act in such a way that one limb of the fold is vertical, so it is called as monoclinal fold. It is called as monoclinal fold, right? ठीक है. फिर इसके बाद एक और आता है आपके पास, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्लाइनल. अब जब आइसोक्लाइनल फोल्ड की बात होती है तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन द फोल्ड इज पुश्ड ओवर वन साइड सो दैट both the sides of the fold are inclined in the same direction. अब यहां पर आप ऐसा समझिए कि मतलब भाई जो प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर
एक साइड से इतना ज्यादा है, एक साइड से कंप्रेसिव जो फोर्सेस है, मैंने बताया ना कि भाई फोर्सेस दोनों साइड से अप्लाई कर रही हैं, लेकिन एक साइड से प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये जो पूरा का पूरा जो बॉडी है ये क्या होती है, ये ऐसा कुछ एक ही डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो इट बिकम्स समवॉट लाइक दिस, या तो ऐसे हो जाती है या तो ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड। ओके, तो चलिए भाई, ये तो हो गई थोड़ी सी, हम लोगों ने लैंडफॉर्म्स की यहाँ पे बात करी, टाइप ऑफ फोल्ड्स के बारे में बात करी। अब आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछिए, आप लोग प्लीज पूछिए। पूछिए बेटा, एनी क्वेरी प्लीज आस्क। पूजा, हाँ पूजा बेटा, बिल्कुल ये क्लास ऑप्शनल के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशियल है बेटा। ओके, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेरी बेटा? यू वेलकम पूजा, यू वेलकम बेटा। ओके, तो फिर बस आगे बढ़े, फिर यहाँ पे कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? ठीक है, चलिए। अब भाई इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताया, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉल्टिंग के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्टिंग इज टेंशन, पुलिंग अपार्ट। यहां पर ये बात को समझिएगा, पुलिंग अपार्ट, पुलिंग अपार्ट, राइट। तो टेंशन जो होता है वो किस में कॉज करता है? वो टेंशन कॉज करता है फॉल्टिंग में। ओके, एज द फोर्स ऑफ टेंशन इंक्रीजेस इन द अर्थ क्रस्ट अ स्टेज कम्स, मतलब जब टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि अब अर्थ क्रस्ट जो है सहन नहीं कर सकता, तो होता क्या है, जो अर्थ क्रस्ट लेयर है इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। ओके, और उसी की वजह से क्या होता है कि रॉक स्ट्रैटा का एक हिस्सा या तो ऊपर चला जाता है, दूसरा हिस्सा नीचे चला जाता है, और इसी को ही द ब्रेक और राइज एंड सिंक, उठना या नीचे दबना, ओके, अलोंग अ लाइन ऑफ वीकनेस, उसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से फ्रैक्चर। जिस प्लेन पर वो फॉल्ट हुआ है उस प्लेन को हम लोग कहते हैं द फॉल्ट प्लेन, द फॉल्ट प्लेन। जो हिस्सा ऊपर की ओर चला गया है,
रीजन दैट हैज गॉन अपवर्ड, द रीजन दैट हैज गॉन अपवर्ड, ऊपर की ओर जो हिस्सा चला गया इस फॉल्टिंग के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रोन साइड, और जो नीचे चला गया उसको हम लोग बोलते हैं डाउन थ्रोन साइड। ओके, तो भाई चलिए बेटा, ये था अभी के लिए यहाँ का सेशन, अभी तक के लिए। आगे अगला सेशन 4:30 बजे होगा, तो उसमें आप लोग अटेंड करिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जो मैंने आपको बताई, जतिन वर्मा IAS अकेडमी का लास्ट मिनट रेस्क्यू मिशन, लास्ट मिनट रेस्क्यू मिशन आपकी तैयारी को पूरे तरीके से और बेहतर बनाने के लिए, इस साल का जो आपका प्रीलिम्स है, चाहे वो UPPCS का है चाहे वो UPSC का है, उसके लिए बेटा 6,900 रुपीज ये हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट है। आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और आपको अतिरिक्त बेनिफिट भी मिलेंगे यदि आप मेरा ये रेफरल कोड श्रीकांत 007 अगर आप इस्तेमाल करते हो। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड श्रीकांत 007 इस्तेमाल करते हो, तो आपको कई सारे और अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग जल्दी से इसमें एनरोल कराएंगे अपने आप को, राइट। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम।